इजराइल को बहुत जल्द एक नया युद्ध शुरू करना पड़ सकता है, क्योंकि लेबनान से जूनियर नसरल्ला ने सीधे इजराइल को डराने वाली बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। जूनियर नसरल्ला यानी कि हसन नसरल्ला का वो बेटा जो अब नेतन्याहू की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा है। जूनियर नसरल्ला ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह सरेंडर किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। सत्ताईस सितंबर 2024 लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल का हमला। इतने धमाके हुए कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को 100 मीटर गहरे बंकर में पूरी तरह खत्म कर डाला। इजराइल ने 1 साल पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला को मारा। हिजबुल्लाह कमजोर हुआ, लेबनान में इजराइल का दायरा बढ़ा, लेकिन 24 घंटे के अंदर बेंयामिन नेतन्याहू को मिला है बड़ा चैलेंज। 27 सितंबर 2025 जूनियर नसरल्ला यानी हसन नसरल्ला के बेटे जवाद नसरल्ला ने दी है बड़ी वार्निंग। जवाद नसरल्ला का दावा है कि हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के बारे में सपने में भी ना सोचना। हिजबुल्लाह को फिर ताकत मिल रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत में ये भीड़ देखिए। ये मजमा बता रहा है कि नसरल्ला की मुहिम कमजोर नहीं पड़ी है। الشخصي يمكن لو يفقد ولد من اولاده مقابل ان يسلم كل من اصيب اهون على قلبه. غضبان، زعلان، عتبان। जहां नसरल्ला पर बंकर बस्टर बम बरसाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, वहां से हिजबुल्लाह की एक नई जंग का शोर सुनाई दे रहा है। जूनियर नसरल्ला यानी जवाद नसरल्ला को बहुत गौर से देख रहा है हिजबुल्लाह कैडर। लेबनान में हिजबुल्लाह का शक्ति प्रदर्शन बता रहा है कि इजराइल को चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या जूनियर नसरल्ला ने हसन नसरल्लाह के मिशन को पूरा करने की ठान ली है? क्या जूनियर नसरल्ला का दावा बता रहा है कि फिर जिंदा हो चुका है हिजबुल्लाह? क्या जूनियर नसरल्ला का दावा यह बता रहा है कि हिजबुल्लाह को ईरान से फिर हथियार मिलेंगे? क्या यमन के बाद हमले के लिए तैयार है लेबनान? बेंयामिन नेतन्याहू कैसे तोड़ेंगे ईरान के 5 फ्रंट? हसन नसरल्ला के दूसरे नंबर के बेटे जवाद नसरल्ला ने बहुत साफ साफ कहा है कि लेबनान फिर टक्कर देने के लिए तैयार है और हिजबुल्लाह के हथियार उसकी ताकत हैं, जो उससे कभी छीने नहीं जा सकते। ما نقدر نحطه ببراد مستشفى لانه الاسرائيلي مهدد المستشفيات. رجع الشباب عملوا شيء بطريقه معينه وودوه على محل ثاني كان في براد ويحتاج الى عنايه معينه، كان لانه عسس انه يصير التشييع بوقت. हसन नसरल्ला के बाद जूनियर नसरल्ला ने इजराइल का तनाव बढ़ा दिया है। एक तरफ फिलिस्तीन राज्य के समर्थन को लेकर इजराइल को लगातार संयुक्त राष्ट्र में झटका लग रहा है, तो वहीं अब नेतन्याहू के सामने कई फ्रंट तैयार हो रहे हैं। 27 सितंबर 2024 में हसन नसरल्ला को खत्म करने के 1 साल बाद अब जूनियर नसरल्ला इजराइल को चैलेंज कर रहा है। फिलिस्तीन देश के समर्थन के साथ साथ अब जूनियर हिजबुल्लाह इजराइल के लिए नया कांटा बनने जा रहा है। The leaders who recognized the Palestinian state this week sent to the Palestinians, it's a very clear message. Murdering Jews pays off. Well, I have a message for these leaders. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. You did something wrong, horribly wrong. Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews and against innocent people everywhere. هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا
من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا. जिससे भी लग रहा है कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए नईम कासिम ने पूरी ताकत लगा दी है। इस वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह युद्ध के लिए फिर से तैयार है और वो अपने हथियार किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। 30 सेकंड के इस वीडियो को फिर से देखिए। हिजबुल्लाह अपनी फायर पावर दिखा रहा है। هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا. من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا. عندها سيرى العالم अपना फोर्स लेवल बता रहा है। हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने नेतन्याहू को चैलेंज कर दिया है। न हथियार डालेंगे, न समझौता करेंगे, अब सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आजाद कराएंगे। हिजबुल्लाह ने ये नेतन्याहू को 3 वार्निंग देकर इजराइल के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه، والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه. لن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا وتقتل المقاومين وتصادر الجنوب. अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां से लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। तीसरा फ्रंट ईरान। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का कोई मतलब अब नहीं रहा। इजराइल से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चौथा फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। أخرجوا العدو من أرضنا وأوقفوا العدوان وأفرجوا عن الأسرى وابدأوا الإعمار. هذه خريطة الطريق. ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية. 5 4 3 2 1 और धमाका। ये गाजा के धमाके हैं जिन्हें देखकर नेतन्याहू अपने बागी दुश्मनों को मैसेज दे रहे हैं। गाजा में मेड इन अमेरिका बम सब कुछ तबाह कर रहा है। पूरी दुनिया खामोशी से इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी देख रही है। लेकिन गाजा के साथ लेबनान का फ्रंट फिर से उबलने लगा है। हजारों लोग बेरूत की सड़कों पर उतरकर हसन नसरल्लाह को याद कर रहे हैं। साथ ही जूनियर नसरल्लाह की वार्निंग से इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर नेतन्याहू की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जिस नसरल्लाह ने 32 साल तक हिजबुल्लाह की कमान संभाली, उसके समर्थन के लिए ये लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। ये हिजबुल्लाह का पावर शो है जो पब्लिक के बीच दिखाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह को ऐसा समर्थन इजराइल की फिक्र बढ़ा रहा है। يعني حديث هلا ما بنطلع بالصور، بنطلع بشعاراته، بنطلع بالشيبه تبع دهنه، ما بنصدق. بس هذا امر الله وهو هاي رغبته، رغبه السيد كان استشهاده، كان كل يوم يدعي بالصلاه انه يستشهد والله ناله الشهاده. नेतन्याहू के सामने हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने वाला चैलेंज अब भी खत्म नहीं हुआ है। गाजा में हमास को लेकर अपने युद्ध को नेतन्याहू उस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां इस संगठन का एक एक लड़ाका खत्म कर दिया जाए। लेकिन टैंक ऑपरेशन के साथ साथ हजारों टनों की बमबारी के बावजूद नेतन्याहू इसमें अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। हमास की लीडरशिप भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन वो 700 दिन से ज्यादा वक्त के इस युद्ध में हमास का पूरी तरह से नाश नहीं कर पाए हैं।
ऐसे में लेबनान से आ रही जूनियर नसरल्लाह की वार्निंग के बाद नेतन्याहू के सामने अब नया फ्रंट फिर से खुल चुका है और इसे ही इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट वाला युद्ध कहा जा रहा है। इसमें गाजा फ्रंट भी है, ईरान का फ्रंट भी है, लेबनान में हिजबुल्लाह से नए युद्ध का खतरा भी है और यमन के साथ लॉन्ग रेंज वाली लड़ाई भी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। गाजा पर 100% कब्जा नेतन्याहू के लिए बड़ा ख्वाब है, लेकिन ईरान की लीडरशिप की तरफ से आ रहा चैलेंज भी नेतन्याहू को जून की जंग याद दिला देता है। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू एक साथ इतने फ्रंट को मैनेज कर सकते हैं? इन सब में यमन और लेबनान का मोर्चा इजराइल के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकता है। नेतन्याहू को तनाव पूरी दुनिया से मिल रहा है। जब नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने पहुंचे तो उनकी स्पीच का बायकॉट होने लगा। बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का हॉल खाली कर दिया। नेतन्याहू जब संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे, यूएन के हॉल के साथ साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है और यहां जमा हुए ये लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। I'm here while Netanyahu is speaking in the United Nations, claiming to represent the Jewish people, the Jewish religion, claiming to justify all these crimes for the past 2 years, the genocide and the occupation for 77 years in the name of our people, of our religion. We as Jewish people are here to say, this is not in our name. This is not what Judaism is. This is not our religion. They have nothing to do with our religion. Just they are using our religion to justify all these crimes. All this need to be stopped. We had a beautiful experience prior to the movement of Zionism with the people of Palestine, a beautiful peace until this movement of Zionism started, this brutal occupation. All this need to be stopped in its entirety. Then we will join the peace together with the Palestinian people, the same as we experienced before the movement. ये प्रदर्शन देखकर नेतन्याहू पिघलेंगे, इसकी उम्मीद करना भी नासमझी होगी। नेतन्याहू ने इस वक्त बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। इस जंग में एक बड़ा सवाल, क्या रूस यूक्रेन जंग अब रूस नेटो जंग में तब्दील हो चुकी है? क्योंकि एक खुफिया खबर में दावा किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर में मौजूद अपने सभी टॉप कमांडरों को अमेरिका में एक खास और बड़ी मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। दावा तो यह किया जा रहा है कि अमेरिका रूस से एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें भी दे सकते हैं ताकि मॉस्को तक हमले सीधे किए जा सकें। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधी चेतावनी दे दी है कि रूस के खिलाफ किसी भी आक्रामक रवैये का अब निर्णायक जवाब मिलेगा। घंटे में 115 हवाई हमले, नेटो है डरपोक, ज़ेलेंस्की का खुलासा। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 115 ड्रोन से हमले करके साबित कर दिया कि भले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ यूरोप और अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन रूस जरा भी झुकने वाला नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन पर नए रूसी हमलों के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि नेटो देश रूस के खिलाफ खुलकर युद्ध करने से बच रहे हैं और कहीं ना कहीं नेटो देश पुतिन से खौफ खा रहे हैं। इधर एक हैरान करने वाली खबर अमेरिका से भी आ रही है, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका के वर्जीनिया में राष्ट्रपति ट्रंप टॉप कमांडरों और अफसरों के साथ एक खुफिया मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की सैन्य अधिकारियों के साथ खुफिया मीटिंग कहीं ना कहीं रूस पर बड़े हमले की तैयारी से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने इसी हफ्ते यूएन में भाषण के दौरान रूस को चेतावनी दी थी कि रूस अब हद से आगे बढ़ चुका है और अब
अमेरिका रूस के खिलाफ कुछ सख्त और बड़े कदम उठा सकता है। लगभग 1312 दिन से चल रही रूस यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुकी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 48 घंटे पहले ही कह दिया था कि रूस इस वक्त नेटो के साथ सीधी जंग में है और इसके नतीजे बेहद विनाशकारी होने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों से, जिसने ज़ेलेंस्की के होश उड़ाकर रख दिए हैं। 115 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले, अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस फेल। लगभग 36 घंटे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की से मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया था कि रूस को यूक्रेन जंग हरा सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि यूक्रेन नेटो और अमेरिका के हथियारों के दम पर रूस से अपनी जमीन वापस भी छीन सकता है और हो सकता है कि यूक्रेन रूस की जमीन पर भी कब्जा कर ले। ट्रंप के इन बारूदी और बवाली बयानों को सुनने के बाद ज़ेलेंस्की बेहद खुश हुए थे और उन्होंने जल्द ही रूस को हराने का भी ऐलान कर दिया था। नेटो और अमेरिका से मिली नई हथियारों की खेप भी ज़ेलेंस्की के दिमाग को खराब कर चुकी थी। ज़ेलेंस्की ट्रंप के उस दावे को सच मानने लगे जिसमें ट्रंप ने कहा था कि रूस कागजी शेर है और उसकी सैन्य ताकत कमजोर हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप के बयान को गेम चेंजर बताते हुए रूस पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने मॉस्को के आसपास और दूसरे शहरों पर हमले शुरू किए, रूस ने ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए। जरा देखिए ज़ेलेंस्की को रूसी हमलों से कितना भीषण नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने खुद माना है कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 115 ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। अब तक ये पता नहीं चला कि रूस के 115 ड्रोन हमलों में यूक्रेन में कितने लोगों की जान चली गई है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और मध्य यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर 97 ड्रोन गिराए गए, जबकि यूक्रेन पर 17 जगहों पर रूस के ड्रोन हमले कामयाब हुए। दक्षिण पूर्वी शहर ज़ापोरिज़िया में एक सुपरमार्केट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहां धमाकों के बाद भारी नुकसान की खबरें हैं। रूस ने 26 सितंबर को दावा किया था कि उसने पिछले हफ्ते यूक्रेन में सैन्य ठिकानों पर उच्च सटीक हथियारों और मानव रहित ड्रोन से एक बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जिसमें से 6 सामूहिक हमले यूक्रेन पर किए गए थे। 20 से 26 सितंबर तक रूसी हमलों में यूक्रेनी सैनिकों के सैन्य गोला बारूद डिपो, सैन्य हवाई क्षेत्र संरचना, लंबी दूरी के हमलावर ड्रोनों के उत्पादन केंद्रों पर हमले किए गए थे। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सैनिकों ने 7 दिन में यूक्रेन की 4 बस्तियों और 2000 से ज्यादा इमारतों पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने दक्षिणी रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर ड्रोन हमला किया, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ है। Ехал, вот передо мной осколки лежат, всякие там, не знаю, железяки. Понял, что прилет, хотел отъехать, резко начал отъезжать, но сразу же прилетело. Ну и все, и подушки стрельнули, и машина докатилась, чуть дальше от места прилета. रूस पर बड़े हमले की तैयारी, ट्रंप की खुफिया मीटिंग। एक तरफ नेटो देश रूस से बड़ी जंग की भीषण तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं नेटो देश फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन रूस को कड़ी टक्कर देने के लिए सबसे आधुनिक हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। कुछ खबरों में तो दावा किया गया कि जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और पुतिन के खिलाफ आक्रामक बयान दिया, अपने कड़े तेवर दिखाए, उसके बाद से नेटो और यूक्रेन के हौसले काफी बढ़ चुके हैं। हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि रूस के खिलाफ अमेरिका सीधी जंग में या तो उतरने वाला है या फिर पर्दे के पीछे से उतर चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता में आए 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जिस दावे के साथ वो सत्ता पर काबिज हुए, वो दावा तो हवा हवाई ही साबित हो रहा है। शांति स्थापना की जगह अब ट्रंप ने रूस के खिलाफ खुद जंगी मोर्चा खोल दिया है।
और खबर तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दुनिया में फैले अपने सैन्य अधिकारियों को एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अगले हफ्ते वर्जीनिया में सभी सैन्य अधिकारियों को जुटना होगा और इस बैठक का कारण असामान्य हालात बताए जा रहे हैं। इसी आदेश की वजह से दावा किया जा रहा है कि जब फ्लैग या जनरल अफसरों की बैठक अमेरिका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेता है तो फिर दुनिया भर से उन्हें चर्चा के लिए वर्जीनिया क्यों बुलाया गया? क्या ट्रंप की खुफिया मीटिंग के जरिए अमेरिका सीधे रूस के खिलाफ जंग में उतरने जा रहा है? क्या आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है? और क्या अमेरिका ने यूरोप और नेटो को जंग का फेस बनाने की तैयारी कर ली है? Проводились буквально по линейке, без какого-либо учета этноконфессиональных факторов. Еще один наглядный пример, спровоцированный Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней. नेटो है डरपोक, ज़ेलेंस्की ने मांगी टॉम हॉक मिसाइल। यूक्रेन काफी लंबे वक्त से रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद रूस के हमले कम होने की बजाय और तेज और घातक होते जा रहे हैं। नेटो देश पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया पर भी रूस के आक्रामक तेवरों से हड़कंप मचा हुआ है। इधर 12 घंटे पहले ज़ेलेंस्की ने नेटो पर गंभीर आरोप लगाते हुए साफ कहा कि नेटो पुतिन से डर रहा है और रूस के खिलाफ खुलकर जंग करने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने नेटो के ढीले तेवरों को देखकर अमेरिका से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की मांग की है ताकि मॉस्को तक रूस को गहरी चोट पहुंचाई जा सके। नेटो है डरपोक, ज़ेलेंस्की ने मांगी टॉम हॉक मिसाइल। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से बंद कमरे की मीटिंग में टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की मांग रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की मांग को समझदारी से सुना और सकारात्मक संकेत दिए। हालांकि उन्होंने कोई साफ वायदा नहीं किया, लेकिन ज़ेलेंस्की का दावा है कि ट्रंप ने कहा, "वी विल वर्क ऑन इट"। टॉम हॉक मिसाइल आधुनिक युद्ध के सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जाती है। इसका वॉरहेड 450 किलो तक का होता है और इसे किसी भी मौसम में या किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में लॉन्च किया जा सकता है।